नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण भाग को समझने वाले हैं, और वो है अजैविक घटक और जैविक घटक। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए इन दोनों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम इन्हीं दो स्तंभों पर खड़ा होता है। सबसे पहले एक सरल सवाल सोचिए। अगर पृथ्वी पर केवल पेड़ पौधे और जानवर हों, लेकिन हवा ना हो, पानी ना हो, तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो, तो क्या जीवन संभव होगा? बिल्कुल नहीं। यही जो निर्जीव लेकिन जीवन के लिए जरूरी तत्व होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक वे सभी निर्जीव तत्व होते हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित रहते हैं और वहां रहने वाले जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल होते हैं हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, खनिज तत्व आदि। सरल शब्दों में कहें तो अजैविक घटक वो मंच है जिस पर जीवन का पूरा नाटक चलता है। अब अजैविक घटकों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ और तीसरा है जलवायवीय कारक। सबसे पहले समझते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ वे तत्व होते हैं जो प्रकृति में सीधे पाए जाते हैं और जीवन के निर्माण में आधार का काम करते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। हमारा शरीर चाहे जितना जटिल दिखे, लेकिन वो बना इन्हीं साधारण तत्वों से है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अंततः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बने होते हैं। यानी अकार्बनिक तत्व जीवन की नींव रखते हैं। लेकिन ये तत्व स्थिर नहीं रहते, ये लगातार चक्र में घूमते रहते हैं। इन्हें कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैसे कार्बन चक्र को समझिए। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, जानवर उन पौधों को खाते हैं और फिर श्वसन के द्वारा कार्बन वापस वातावरण में चला जाता है। यानी कार्बन खत्म नहीं होता, बस चक्र में घूमता रहता है। इसी तरह नाइट्रोजन चक्र भी होता है, जहां बैक्टीरिया नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं और फिर वही नाइट्रोजन जीवों के शरीर में प्रवेश करती है। अब आते हैं अजैविक घटकों के दूसरे भाग पर, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जो जीवित शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि। ये पदार्थ जीवों के शरीर का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का स्रोत भी होते हैं। इन्हें समझने का आसान तरीका है कार्बनिक पदार्थ बराबर ऊर्जा प्लस संरचना। अब सोचिए, एक पौधा सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाता है। उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर उस पौधे को एक हिरण खाता है, तो वही कार्बोहाइड्रेट हिरण के शरीर का हिस्सा बन जाता है। फिर हिरण को शेर खाता है, तो वही पदार्थ शेर के शरीर में पहुंच जाता है। यानी कार्बनिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। इसे कहते हैं जैव भार का स्थानांतरण। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जलवायवीय कारक। ये वे कारक होते हैं जो किसी स्थान की जलवायु तय करते हैं, जैसे तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता और वायु। तापमान तय करता है कि किस क्षेत्र में कौन से जीव रह पाएंगे। मरुस्थल में तापमान अधिक होता है, पानी कम होता है, इसलिए वहां ऊंट और कैक्टस जैसे जीव मिलते हैं। जबकि जंगल में तापमान संतुलित होता है, पानी अधिक होता है, इसलिए वहां विविध जीव पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही ऊर्जा का मूल स्रोत है। प्रकाश की मात्रा तय करती है पौधों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण की दर। वर्षा की मात्रा तय करती है जंगल होगा, घास का मैदान होगा या मरुस्थल होगा। इस प्रकार अजैविक घटक तय करते हैं कौन सा जीव कहाँ रहेगा, कितनी संख्या में रहेगा और कितनी तेजी से बढ़ेगा। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे स्तंभ पर, जैविक घटक। यदि अजैविक घटक मंच हैं, तो जैविक घटक उस मंच पर अभिनय करने वाले कलाकार हैं। जैविक घटक वे सभी जीवित जीव हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित होते हैं। इनका वर्गीकरण इनके भोजन के आधार पर किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्पादक। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल और हरित बैक्टीरिया। ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। यही भोजन पूरे जीव जगत का आधार है।
इसलिए उत्पादकों को कहा जाता है प्रकृति की फैक्ट्री। अगर पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं, तो न ऑक्सीजन बचेगी, न भोजन, और पूरा जीव तंत्र खत्म हो जाएगा। अब आते हैं उपभोक्ताओं पर। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें कई स्तरों में बांटा जाता है। सबसे पहले होते हैं प्रथम उपभोक्ता। ये सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, खरगोश, हिरन। इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। दूसरे स्तर पर आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ये शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे मेंढक या छिपकली। तीसरे स्तर पर आते हैं तृतीय उपभोक्ता, जैसे सांप। और सबसे ऊपर होते हैं शीर्ष उपभोक्ता, जैसे शेर या बाघ। ये खाद्य श्रृंखला के शिखर पर होते हैं। इन्हें कोई और नहीं खाता। मनुष्य एक विशेष उपभोक्ता है, क्योंकि वो पौधे भी खाता है और जानवर भी। इसलिए उसे सर्वाहारी कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम जैविक घटक पर, अपघटक। ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। इनका काम है मृत जीवों को सड़ा गलाकर उन्हें मिट्टी में बदल देना। इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है। सोचिए, अगर अपघटक ना हो तो धरती पर मृत जीवों का ढेर लग जाएगा। लेकिन अपघटक उन्हें मिट्टी में बदल देते हैं और पोषक तत्व वापस पौधों को मिल जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। अजैविक घटक जीवन की आधारशिला है, जैविक घटक जीवन की गतिविधि है, और दोनों मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड। इसको हम इतना डिटेल में समझेंगे कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से तो मिस ना हो, और हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हर जीव को जीने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। चाहे वो पौधा हो, जानवर हो, पक्षी हो या इंसान, सबको जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब अगला सवाल है कि ये ऊर्जा आती कहां से है? इसका सीधा उत्तर है सूर्य। सूर्य इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा सीधे सभी जीवों तक नहीं पहुंचती। उसे एक क्रम से, एक मार्ग से गुजरना पड़ता है। इसी ऊर्जा के स्थानांतरण के मार्ग को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब है ऊर्जा का एक सीधा रास्ता, जिसके माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन के रूप में पहुंचती है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। हर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे, क्योंकि वे ही ऐसे जीव हैं जो सूर्य की ऊर्जा को सीधे ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और यही ऊर्जा आगे पूरी खाद्य श्रृंखला में प्रवाहित होती है। इसलिए अगर पौधे ना हो तो पूरी खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक घास का मैदान है। वहां सबसे पहले क्या होगा? घास। ये उत्पादक है, क्योंकि ये सूर्य से ऊर्जा लेकर अपना भोजन बनाती है। अब इस घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा घास खाता है, इसलिए इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक। इसलिए मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। अब मेंढक को कौन खाएगा? सांप। ये तृतीयक उपभोक्ता बन गया। और अंत में सांप को कौन खा सकता है? मोर। ये शीर्ष उपभोक्ता बन गया। तो पूरी श्रृंखला इस तरह बनती है। घास से ऊर्जा टिड्डे में गई, टिड्डे से मेंढक में, मेंढक से सांप में, और सांप से मोर में। ये एक सीधा मार्ग है, इसलिए इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा कम होती जाती है। यही कारण है कि शीर्ष उपभोक्ता बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जलीय क्षेत्र में समझते हैं। पानी के भीतर भी एक व्यवस्थित खाद्य श्रृंखला चलती है। यहां भी शुरुआत उत्पादक से ही होगी, लेकिन यहां उत्पादक हरे पौधे नहीं, बल्कि शैवाल होते हैं। शैवाल पानी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। अब इन्हें सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटोजोआ खाते हैं, फिर इन्हें छोटे जलीय कीट खाते हैं, फिर बड़े कीट, फिर छोटी मछली, और अंत में बड़ी मछली इस श्रृंखला को पूरा करती है। यहां एक विशेष बात देखने को मिलती है। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है, जीवों का आकार बड़ा होता जाता है, लेकिन उनकी संख्या कम होती जाती है। इसका कारण है ऊर्जा का ह्रास, जो हर स्तर पर होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न,
क्या प्रकृति में हर जीव सिर्फ एक ही चीज खाता है? क्या हर जीव सिर्फ एक ही खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होता है? नहीं, प्रकृति इतनी सरल नहीं है। वास्तव में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब ये कई श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल जैसा ढांचा बना लेती हैं, तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक चूहा सिर्फ सांप का भोजन नहीं है, उसे बाज भी खा सकता है, उल्लू भी खा सकता है और कुछ अन्य मांसाहारी भी खा सकते हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा के कई रास्ते बन जाते हैं। यही आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एक तरह का बैकअप सिस्टम होता है। मान लीजिए किसी कारण से खरगोशों की संख्या कम हो जाती है। अगर सिर्फ एक ही खाद्य श्रृंखला होती तो बाज भूखा मर जाता। लेकिन खाद्य जाल में उसके पास अन्य विकल्प होते हैं। वो चूहा खा सकता है, छिपकली खा सकता है या कोई अन्य जीव खा सकता है। इस तरह खाद्य जाल तंत्र को स्थिर बनाए रखता है। इसलिए कहा जाता है कि जहां खाद्य जाल मजबूत होता है, वहां पारिस्थितिकी तंत्र अधिक स्थिर होता है। उदाहरण के लिए, एक घास स्थल में ऊर्जा के कई रास्ते हो सकते हैं। घास से खरगोश, खरगोश से बाज, या घास से चूहा, चूहे से सांप, सांप से बाज, या घास से टिड्डा, टिड्डे से छिपकली और छिपकली से बाज। ये सभी मार्ग मिलकर एक खाद्य जाल बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का महत्व क्या है। ये सिर्फ कौन किसे खाता है की कहानी नहीं है, इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार है। सबसे पहला महत्व है पोषण चक्र। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से खनिज और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचते हैं और अंत में अपघटकों द्वारा मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। दूसरा महत्व है ऊर्जा प्रवाह। सूर्य की ऊर्जा उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। तीसरा महत्व है जैव सांद्रण। कुछ हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक हर अगले स्तर पर अधिक सघन होते जाते हैं, इसलिए शीर्ष उपभोक्ता पर उनका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। चौथा महत्व है जनसंख्या नियंत्रण। खाद्य श्रृंखला जीवों की संख्या को संतुलित रखती है। अगर कोई शिकारी न हो तो शाकाहारी बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और पौधों को खत्म कर देंगे। पांचवा महत्व है जैव विविधता का संरक्षण। खाद्य जाल पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। अब हम आते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड पर। वैज्ञानिकों ने पाया कि खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते संख्या, जैव भार और ऊर्जा कम होती जाती है। इसे चित्र के रूप में दिखाने के लिए पिरामिड का उपयोग किया गया। इसका विचार सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1929 में दिया था, इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इस पिरामिड का आधार चौड़ा होता है, जहां उत्पादक होते हैं। ऊपर की ओर जाते जाते ये सकरा होता जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या और ऊर्जा दोनों कम होती जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, 10% का नियम। ये कहता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल लगभग 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। अगर उत्पादक स्तर पर 1000 किलोग्राम जैव भार है, तो प्राथमिक उपभोक्ता तक केवल 100 किलोग्राम ऊर्जा ही पहुंचेगी। फिर द्वितीयक उपभोक्ता तक सिर्फ 10 किलोग्राम और तृतीयक तक मात्र 1 किलोग्राम। बाकी ऊर्जा कहाँ जाती है? वो चलने में, सांस लेने में, शरीर का तापमान बनाए रखने में और अन्य जीवन क्रियाओं में खर्च हो जाती है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर जीव बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण टकवा समझिए। खाद्य श्रृंखला एक सीधा मार्ग है, जबकि खाद्य जाल कई मार्गों का आपस में जुड़ा हुआ ढांचा है। स्थिरता खाद्य श्रृंखला में कम होती है, जबकि खाद्य जाल में अधिक होती है। मनुष्य सर्वाहारी है, इसलिए वो खाद्य जाल के कई स्तरों पर मौजूद हो सकता है। अब तक का सार यही है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का सीधा मार्ग है, खाद्य जाल कई श्रृंखलाओं का जाल है। हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, 10% का नियम लागू होता है और जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखती है। अब हम पारिस्थितिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले विषय पारिस्थितिकी पिरामिड को विस्तार से समझने वाले हैं। आज हम सिर्फ परिभाषा याद नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि पिरामिड बनता क्यों है, कहाँ सीधा होता है, कहाँ उल्टा होता है और परीक्षा में इसे कैसे लिखना है। तो चलिए बिल्कुल मूल अवधारणा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर हम किसी जंगल को देखें तो वहां पौधे अधिक होंगे या शेर अधिक होंगे? स्पष्ट है, पौधे अधिक होंगे और शेर बहुत कम। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? इसी सवाल का उत्तर हमें देता है पारिस्थितिकी पिरामिड।
पारिस्थितिकी पिरामिड वो चित्रात्मक रूप है जिसमें हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों की संख्या, उनका जीवभार या उपलब्ध ऊर्जा को पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि उत्पादकों से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक प्रकृति में संतुलन कैसे बना रहता है। अब यहाँ एक मूल सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक तरफा होता है। ऊर्जा सूर्य से आती है, उत्पादकों तक पहुंचती है, फिर उपभोक्ताओं तक जाती है और हर स्तर पर कम होती जाती है। ऊर्जा कभी वापस नहीं लौटती। यही कारण है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा आधार से शीर्ष की ओर संकरा होता जाता है। अब पिरामिड की संरचना को समझते हैं। पिरामिड का आधार हमेशा उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उत्पादक ही ऊर्जा के प्रवेश द्वार होते हैं। उनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और अंत में तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, संख्या कम होती जाती है, जीव भार कम होता जाता है और ऊर्जा भी कम होती जाती है। अब पारिस्थितिकी पिरामिड के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। सबसे पहले समझते हैं संख्या का पिरामिड। ये प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। अब एक घास के मैदान की कल्पना कीजिए। वहां हजारों घास के पौधे होंगे, उन्हें खाने वाले खरगोश कम होंगे और उन्हें खाने वाली लोमड़ियां उससे भी कम होंगी। तो यहां क्या बनेगा? एक सीधा पिरामिड। नीचे संख्या अधिक, ऊपर संख्या कम, इसीलिए इसे सीधा पिरामिड कहते हैं। अब यही बात जलीय तंत्र में समझते हैं। एक तालाब में पादप प्लवक की संख्या बहुत अधिक होती है। उन्हें खाने वाले जंतु प्लवक कम होते हैं, छोटी मछलियां उससे कम और बड़ी मछलियां सबसे कम। यहां भी संख्या का पिरामिड सीधा रहेगा। लेकिन अब एक अपवाद समझिए, और यही परीक्षा में पूछा जाता है। मान लीजिए एक बड़ा पेड़ है, वो एक उत्पादक है। उस एक पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रह सकते हैं और उन पक्षियों पर हजारों परजीवी निर्भर हो सकते हैं। तो यहां क्या हुआ? नीचे केवल एक पेड़, ऊपर पक्षियों की संख्या अधिक और सबसे ऊपर परजीवियों की संख्या सबसे अधिक। इसलिए यहां संख्या का पिरामिड उल्टा बन जाता है। अब समझते हैं जीव भार का पिरामिड। जीव भार का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों का कुल शुष्क भार। स्थलीय तंत्र में, जैसे जंगल या घास का मैदान, पेड़ों और पौधों का कुल भार शाकाहारियों से अधिक होता है और शाकाहारियों का भार मांसाहारियों से अधिक होता है। इसलिए यहां जीव भार का पिरामिड सीधा बनता है। लेकिन जलीय तंत्र में स्थिति अलग होती है। तालाब में सूक्ष्म पादप प्लवक का भार बहुत कम होता है, लेकिन उन्हें खाने वाली मछलियों का कुल भार उनसे अधिक हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पादप प्लवक बहुत तेजी से बढ़ते हैं और उतनी ही तेजी से खा लिए जाते हैं। इसलिए उनका स्थायी भार कम होता है, लेकिन उत्पादन दर अधिक होती है। इस कारण जलीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा हो सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड पर, ऊर्जा का पिरामिड। ये ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। और ध्यान रखिए, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां 10% का नियम लागू होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। ये नियम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उत्पादकों के पास 1000 यूनिट ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता तक सिर्फ 100 यूनिट पहुंचेगी, द्वितीयक उपभोक्ता तक सिर्फ 10 यूनिट और तृतीयक उपभोक्ता तक मात्र 1 यूनिट ऊर्जा पहुंचेगी। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और ऊपर की ओर संकरा होता जाता है। अब एक त्वरित तुलना समझ लेते हैं। संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी। जीव भार का पिरामिड स्थलीय तंत्र में सीधा, जलीय तंत्र में उल्टा हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा। इसी कारण ऊर्जा पिरामिड को सबसे आदर्श पिरामिड माना जाता है। अब पूरी कक्षा का सार सुनिए। पारिस्थितिकी पिरामिड खाद्य श्रृंखला का ग्राफिक चित्रण है। आधार पर उत्पादक होते हैं, ऊपर जाते जाते संख्या, जीव भार और ऊर्जा कम होती जाती है। 10% नियम के कारण ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। जलीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा हो सकता है और एक वृक्ष तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। अगर आपने ये अंतर सही से समझ लिया, तो पारिस्थितिकी पिरामिड का पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।